ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें फंडामेंटल राइट्स। तो आपको पता है कि हमारे देश के अंदर 1947 से पहले 1947 से पहले ही फंडामेंटल राइट्स की डिमांड जो थी वो रखी गई, ठीक है, बाय जवाहरलाल नेहरू। तो उसने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए, ठीक है, 47 से पहले ही कह दिया, क्योंकि हमारे जब हमें आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अंदर जब पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स की बात होती थी, कॉन्स्टिट्यूशन के रिफॉर्म की बात होती थी, तो हमेशा ये कहा जाता था कि जैसे कि अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स हैं, बिल ऑफ राइट्स है वहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। बट अंग्रेज़ों ने हमें बाकी तो बड़ी सारी चीज़ें दे दी, लेकिन जानबूझ के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस टाइम भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ऐसा नहीं कि उस टाइम नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एक कॉन्स्टिट्यूशन ही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक कॉन्स्टिट्यूशन ही था, और आज के कॉन्स्टिट्यूशन में 80% वही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 80% वही है। तो अंग्रेज़ों ने हमारे उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जान के फंडामेंटल राइट्स नहीं डाले। क्यों? क्योंकि अगर देखो, अब वो क्यों नहीं डाले, क्योंकि उससे उस गवर्नमेंट का नुकसान था, क्योंकि अगर वो फंडामेंटल राइट्स डाल देती तो फिर वो अरेस्ट विदाउट डिटेंशन विदाउट, क्या बोलते हैं उसको, कहते हैं ना कि अरेस्ट कर लेना विदाउट टेलिंग कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हाँ सॉरी, अरेस्ट विदाउट डिटेंशन विदाउट ट्रायल, डिटेन कर लेना बंदे को, बट उसको ट्रायल नहीं देना, कोर्ट में नहीं लेके जाना, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जाना, हैबिस कॉर्पस की रिट ना देना, ठीक है। तो कहने का मतलब अंग्रेजों ने जानबूझ के हमें ये राइट्स नहीं दिए, राइट टू फ्रीडम नहीं दिया, राइट टू इक्वालिटी नहीं दिया, जानबूझ के, क्योंकि अगर वो देते तो इससे हमारा फायदा था, उनका लॉस था। लेकिन वो क्या करना चाहते थे, उनका फायदा हमारा लॉस, अगर ये राइट्स दे देते तो उनका लॉस हो जाता। तो फिर जैसे हमें आज़ादी मिली तो हमने वही करना था जो हमारे लोगों के लिए अच्छा था, तो हमने राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेकर आए। बट हमने जो बिल ऑफ राइट्स है यूएसए का, सिर्फ हमने ही नहीं, बाकी बहुत सारे देशों ने बिल ऑफ राइट्स से अपने फंडामेंटल राइट्स कॉपी पेस्ट किए हैं, या कॉपी पेस्ट तो नहीं बोल सकते, अब ये बोल सकते हो कि बारो की एक नया वर्जन है कॉपी पेस्ट का, बारो, वी हैव बोरोड द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, ठीक है। या बारो भी नहीं, कई बार बोलते, ये बोलते हैं वी हैव बीन इंस्पायर्ड बाय, ठीक है, सो वी हैव बीन इंस्पायर्ड बाय बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए रिगार्डिंग फंडामेंटल। तो हम ये नहीं लिखेंगे वी हैव कॉपी पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट मैं आपको समझाने के लिए, आजकल की जनरेशन कॉपी पेस्ट बड़ा करती है, तो वी हैव बीन इंस्पायर्ड, ठीक है, इंस्पायर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने वहाँ से लिया। एक डिफरेंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, वो क्या है, किसी को पता है? हमारे राइट्स में और उनके राइट्स में बड़ा एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस, वो ये है कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, there is no condition attached to them, but in our fundamental rights there are certain conditions attached to them. For example, right to equality, article 14, right to equality, it says that everybody is equal but subject to certain conditions. अब वो certain conditions इतनी लंबी चौड़ी हैं कि वो right to equality रहता ही नहीं, equality रहता ही नहीं और डिसइक्वालिटी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात लेते हैं, आर्टिकल 14 से रिलेटेड है आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 टू 18, तो उसमें से आर्टिकल 14 टू 18 है राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, आर्टिकल 14 टू 18 है राइट टू इक्वालिटी, उसमें से एक आर्टिकल, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो do we have equal opportunities in employment? Simple answer is no, because the constitution says that citizens will have
equal opportunities in the matters of employment, Article 16, but subject to these conditions. अब वो conditions क्या हैं? Reservation, ठीक है, that those sections of the society which have been deprived equality for generations, they would be provided with sufficient opportunities to get public employment in the coming years. ठीक है, सो उनको हमने रिजर्वेशन देना है, कितने परसेंट किस सेक्शन को देना है वो डिटेल में आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो आर्टिकल 16 लिखा, तो उसके ऊपर हमने आर्टिकल शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन भी साथ में दे दी, बट ओबीसी को नहीं दी। एससी एसटी को रिजर्वेशन दे दी, 2 ही रिजर्वेशन रखी हमने, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस को हमने रिजर्वेशन नहीं दी। वो आज है, तो वो कब मिली थी? अप्रॉक्सीमेटली मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद है 1991 या 1992। तो एक वीपी सिंह था प्राइम मिनिस्टर हमारा, वीपी सिंह, तो वो 1992 में आई थिंक वो से अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे दी। एससी एसटी को तो ऑलरेडी थी, तो इसने ओबीसी को भी इंक्लूड कर दिया रिजर्वेशन के अंदर। अब जब ओबीसी भी इंक्लूड हो गए, एससी एसटी ऑलरेडी थे, तो फिर ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि यार ये रिजर्वेशन तो बहुत ज़्यादा हो गई, अब तो जो ओपन मेरिट वालों को तो कुछ मिला ही नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी सेंटर को, कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट की जाए कि रिजर्वेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये डर था, आज वीपी सिंह ने ओबीसी को दे दिया है, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर आएगा वो जाट्स को दे देगा, फिर कोई और आएगा वो सिख्स को दे देगा, कोई और आएगा फिर वो राजपूत को दे देगा, फिर कोई और आएगा तो वो क्रिश्चियंस को दे देगा, फिर कोई आएगा तो जूस को दे देगा, तो ओपन में कौन रहेंगे? शर्मास और गुप्ता, बस यही दो रहेंगे, शर्मा गुप्ता, बाकी सबको मिल गया रिजर्वेशन। राजपूत भी हो गए सर्व कैटेगरी, फिर मुझे लगता है शर्मा गुप्ता भी राजपूत ही ना बन जाए। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जितनी मर्जी रिजर्वेशन दो, सारी सेक्शंस को दे दो, क्रिश्चियंस को भी दे दो, ज्यूस को भी दे दो, जाट्स को भी दे दो, बट ये रिजर्वेशन का कोटा it must not be more than 50% of the total number of seats। तो कितने परसेंट रखा सुप्रीम कोर्ट ने? 50%। अगर 100 वैकेंसी है तो 50% से ज़्यादा रिजर्व नहीं हो सकेगी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। लोकल पता ना, पंचायत, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन याद आ गई, 50% से ज़्यादा कोटा नहीं मिलेगा। सेंटर भी नहीं निकाल सकता कोई पोस्ट, अगर यूपीएससी पोस्ट निकालेगी ना 51% रिजर्वेशन भी हो जाएगी ना, तो यूपीएससी के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या मैंने बोला, रिजर्वेशन जब हमने दी तो एससी एसटी को, लेकिन 1992 में वीपी सिंह आए, उन्होंने ओबीसी को भी दे दी, ओबीसी को भी मिल गई। ओबीसी बहुत बड़ी सेक्शन है, एससी एसटी से भी ज़्यादा ओबीसी है हमारे देश में। एससी एसटी तो कम है, ओबीसी ज़्यादा है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसमें वर्मा, कौन सी कास्ट है, मैं तो वर्मा को ही पता है कि जो मेरे को ओबीसी में आते हैं, बाकी पता नहीं कौन आते हैं, ठीक है। तो बड़े सारे लोग ओबीसी में आ गए, ठीक है। तो इसलिए वीपीसी, अब जब वीपीसी ने ये रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ा हंगामा हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत बड़ा हंगामा हो गया, और ये यंगस्टर्स थे उन्होंने सेल्फ इमोलेशन किया। सेल्फ इमोलेशन यानी रोड का ऊपर आके उन्होंने खुद के ऊपर कैरोसिन डाला और खुद को जला दिया। ऐसे 20-25 लड़के मर गए, या आप देखना गूगल में जा, 20-25 से या 10-12 थे, लेकिन इमोलेशन बहुत ज़्यादा हुई। हर रोज़ सड़क के ऊपर आके लोग अपने आप के ऊपर कैरोसिन डाल के जला रहे थे, और फिर बहुत विरोध हुआ था वीपीसी का, लेकिन लॉ पास हो गया था, अब वो वापस नहीं हो सकता था, तो वो लॉ आ गया। अब देखो, आप कहोगे कि वो लॉ वापस क्यों नहीं हुआ, तो कौन बताएगा मेरे को?
वापस क्यों नहीं लिया? अगर सेल्फ इमोलेशन हो रही थी, जला रहे थे लोग को, तो फिर अगला प्राइम मिनिस्टर आके वापस ले जाता, क्यों नहीं वापस? जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा ना मेरे को, वो आईपीएस का आई तो उसका लग गया। सच कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसने बनना है? कौन बताएगा? कोई भी नहीं आएगा। हाँ क्या? फंडामेंटल राइट्स पूरा बोलो ना, फंडामेंटल राइट्स। कोई नहीं आई वाला इधर, सारे कांस्टेबल ही, सारे कांस्टेबल लगे। हाँ जी, कांस्टेबल बनना है कि आई वाला बनना है? कांस्टेबल बनोगे डंडा पकड़ना पड़ेगा, आई वाला बनोगे तो डंडा भी नहीं पकड़ना पड़ेगा। ऐसे डंडा पकड़ के घूमना पूरी उम्र। सर एक बार लॉ पास हो गया, वो कैसे कैंसिल हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैंसिल क्यों नहीं होता? अमेंडमेंट नहीं होती? पर सर ये देखिए तो ना, पहले इसका जवाब किसी और प्रेसिडेंट से लॉ बनाया तो दूसरा प्रेसिडेंट उसे कैंसिल कैसे करेगा? क्यों? अमेंडमेंट क्या होती है? अमेंडमेंट क्या होती है? व्हाट इज एन अमेंडमेंट? एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो नहीं है कि अमेंडमेंट में ऐड ही ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट कुछ नहीं करना। बताओ, इसने ट्राई की आई बनने की, और कोई ट्राई तो करो। सक्षम? क्या है बोलो। हाँ जी, आप रुद्रा। पर वही प्रेसिडेंट उसे मूव कर सकता था ना? हाँ? उस लॉ को वही प्रेसिडेंट ही कर सकता था, दूसरा ना कर सकता था। क्यों? कोई भी कर सकता है, आज वाला भी कर सकता है, कोविंद अब भी हो साहब, सकता है ना वो? कोविंद साहब भी तो कर सकते हैं। क्योंकि फिर और ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा अगर उनके पास क्या? और ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा। ये कह रहे हैं, वेरी गुड आंसर। ये देख लो, आई बन गई आज, इसी का आंसर सही है। इसने कहा कि और ज्यादा प्रोटेस्ट होंगे अगर वो लॉ वापस ले लिया जाएगा, यही आंसर है इसका। जब बनाया तब तो प्रोटेस्ट हुए, जब वापस लोगे तब देखना क्या होगा। तब 20 लोग मरे थे तो फिर 100 मरेगा। अब सबसे बड़ा रिस्क कौन ले? ओबीसी। मोदी खुद ओबीसी में है। वो खुलेगा। अब अगर मोदी ओबीसी की रिजर्वेशन वापस देगा तो ओबीसी की वोट उसको मिलेगी कभी? कौन देगा? ओबीसी की वोट पे तो वो प्राइम मिनिस्टर बना है। ये दिमाग में नहीं आया आप सबके? हाँ सक्षम क्या के बाद वो बीएससी या ज़्यादा केमिस्ट्री फिजिक्स आ गई, फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ रहे हो क्या? हाँ ये भी पढ़ोगे बड़ी क्वालिटी। तो ये इसने आंसर सही दिया। ये पॉलिटिकल इशू है, इसमें कोई हाथ नहीं डालना चाहता। एक बार कर दिया तो कर दिया, और डिस्प्ले। अब लोग तो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन ही सारी खत्म कर दो। कोई करेगा? कौन करेगा? जो करेगा प्राइम मिनिस्टर को ही मार देंगे। मरोना किसी ने यहाँ पे करके। एक मोदी है जो कर सकता है, लेकिन वो वोट जाएंगे उसके तो वो वोट का छोड़ेगा नहीं अपने वोट, है ना? इसलिए यही आंसर है इसका। ठीक है, तो चले आगे। तो इसलिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ बड़ी सारी कंडीशंस अटैच्ड हैं। तो जब वो कंडीशंस अटैच हो जाती हैं तो वो पर्पस ही भी डिफीट हो जाता है फंडामेंटल राइट देने का। अब आर्टिकल 16 के साथ इक्वल एम्प्लॉयमेंट के साथ हमने इतनी सारी कंडीशंस अटैच कर दी, तो आर्टिकल 16 का जो राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट था वही डिफीट हो गया। हो गया कि नहीं डिफीट? द पर्पस इटसेल्फ गेट्स डिफीटेड। अब आपके पेरेंट्स आपको बोले कि बेटा हम आपकी पढ़ाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप जितना मर्जी पढ़ो, जितना मर्जी पढ़ो, हम आपके साथ। आप खुश हो जाओगे कि सर के पेरेंट्स तो मेरे साथ हो गए, अब मैं जितना मर्जी पढ़ूं। तो अगले दिन आप बोलोगे कि सर के पापा पैसे दे दो बुक्स के लिए। वो बोलेंगे पैसे तो नहीं। तो आप बोलोगे पढ़ना किसने?
आप बोलोगे कि चलो अच्छा फिर वो बोलेंगे कि झाड़ू पोछा लगा दो, ठीक है ना, बाकी झाड़ू पोछा लगा दो। आप बोलोगे बाकी पड़ेगी क्या झाड़ू पोछा लगाएगा? किरण को बोलेंगे कि तू बर्तन साफ कर दे, ठीक है। और तो उसको बोलेंगे कि आप जब खेतों में जाके काम करो, है ना, ये जो बाकियों को, है ना, तो बाकियों को बोलेंगे जब बटर ले आओ, ब्रेड ले आओ, पूरा दिन काम में लगाए रखेंगे, तो पढ़ोगे कब? लेकिन ऐसे बोलेंगे हम आपको चाहते हैं कि आप पढ़ो, उसका क्या फायदा? ये वही है इंडिया वाला राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 पढ़ते रहो, IAS बनो, लेकिन ओपन मेरिट में आना पड़ेगा। वो 50% पोस्टें आती हैं 1000, आपके लिए कितनी है? 500, आपके लिए तो 500 ही है ना। तो कहने को राइट टू इक्वालिटी, कहाँ इक्वालिटी? ये तो राइट टू इनइक्वालिटी है। राइट टू इनइक्वालिटी हुआ ना, ये राइट टू इक्वालिटी हुआ ही नहीं। तो यही डिफरेंस है हमारे और अमेरिका के बीच में। वहाँ पे एक बार बोल दिया इक्वालिटी तो इक्वालिटी है, वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, किसी भी राइट में। यहाँ पे फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, बट साथ में कंडीशन तो है, तो फ्रीडम भी नहीं रहा, ना इक्वालिटी रही, ना फ्रीडम रहा, क्या रहा? नाम का रहा था, है ना। इसलिए आप नाम का नहीं पढ़ा करो, आप थोड़ा पढ़ा करो सारे को। आगे चलते हैं। अच्छा ये मैंने बताया नहीं आपको, पार्ट 3 में है, ये पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। लिखो जी, The fundamental rights are enshrined in, ये वर्ड यूज होता है enshrined, ये नहीं बोलता रिटर्न, नहीं लिखना होगा रिटर्न इन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ना, इसलिए enshrined, ENSHRINED इन पार्ट 3 को रोमन में लिखना है, रोमन में, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन from article 12 to article 35, article 12 से article 35 तक, 12 से 35 तक। एक्चुअल में 14 से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्चुअल में आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो रहे हैं, बट 12 13 में डिफाइन किया हुआ है स्टेट क्या है, ठीक है, इसमें डेफिनेशन वगैरह, तो इसलिए 12 से स्टार्ट, ठीक है। They have been inspired from Constitution of USA, that bracket में लिखो Bill of Rights, Bill BILL of Rights। Next paragraph, Part 3 of the Constitution is also called as Magna Carta, Magna MAGNA Carta CARTA of India। मैग्ना कार्टा का मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। It contains a very long list, very long and comprehensive कर दो, and comprehensive list, comprehensive यानी lengthy, detailed list of justiciable fundamental rights। justiciable क्यों आया? क्योंकि हमारा ये पार्ट जस्टिसेबल है, फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिसेबल नहीं है, बट फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल। मींस अगर ये हमें ना मिले तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या एनी अदर कोर्ट में जाकर ये हक अपना मांग सकते हैं, इसलिए जस्टिसेबल। आगे
Next para. Fundamental rights in our constitution are more elaborate than in any other constitution of the world. वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को उठाओ और उसमें से सबसे लंबा जो फंडामेंटल कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स की, वो हमारे में है। अब हमारे में क्यों है? क्योंकि साथ में कंडीशंस बहुत ज़्यादा अटैच हैं। हमारे ज़्यादा यहाँ पर पॉलिटिकल कंपल्शंस बड़ी, लिस्ट इतनी लंबी क्यों है फंडामेंटल राइट्स की? अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछ ले क्यों है, तो आपने आंसर क्या देना है? वी हैव अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड चैप्टर that is part 3 of the fundamental rights because of political compulsions in India, our politicians and our subsequent prime ministers have incorporated many conditions which have been attached to the fundamental rights, and these conditions, various conditions, have given weight to the chapter of the fundamental rights. They have with time the chapter of fundamental rights have become thicker and thicker and thicker. ठीक है? तो बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कंपल्शंस, क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शंस है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसलिए ये चैप्टर लंबा होता जा रहा है। आगे नेक्स्ट पैरा। द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन to all the persons without any discrimination. Next paragraph. The fundamental rights are meant for promoting the ideal of political democracy. Very important, political democracy. तो ये डेमोक्रेसी को बढ़ाते हैं, लेकिन कौन सी? पॉलिटिकल। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पैरा। They prevent the establishment of an authoritarian rule in the country. Stop. They protect the liberty. Next para. They protect the liberties and freedoms of the people. They protect the liberties and freedoms of the people against the invasion by the state. Against the invasion, INVASIO, invasion by the state. अब ये स्टेट क्या है? स्टेट कंट्री की गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं स्टेट। इन्वेजन बाय द स्टेट, यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स हमें सबसे पहले तो मिले किसके अगेंस्ट है? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। कहीं ये ना हो कि गवर्नमेंट हमें अरेस्ट कर ले, हाईजैक कर ले, अरेस्ट करके जेल में रख दे पूरी उम्र के लिए, काला पानी दे दे,
ठीक है। तो अगर हमें ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, कोर्ट में किसके खिलाफ जाएंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ। ये राइट्स है ही गवर्नमेंट के खिलाफ, दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट किससे प्रोटेक्ट करती है इंडिविजुअल को, गवर्नमेंट से। मैंने कहा ना 3 ब्रांचेस होती हैं गवर्नमेंट की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर हो गया पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव हो गया गवर्नमेंट। तो ये हमें किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट्स, एग्जीक्यूटिव से। हमारे देश का यानी किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर इज नॉट दैट पावरफुल, बट एग्जीक्यूटिव इज वेरी पावरफुल। Government, executive is government, very powerful, because executive has the possession of army, air force, navy, police, and आपको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब आपको कैप्चर करने के लिए, जेल में डालने के लिए पुलिस ही काम करती है, ठीक है ना। इसके पुलिस, आर्मी, नेवी को छोड़ दो तो दूसरे देश से जाएंगे, लेकिन जो पुलिस है, पुलिस गवर्नमेंट के पास एक ऐसा वेपन है, पुलिस गवर्नमेंट के पास एक ऐसा वेपन है कि जिसको यूज करके या जिसको मिस यूज करके गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, ठीक है। अभी एक पुलिस जो है ये बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर के पास इसकी कोई पावर नहीं है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पुलिस जो है उसकी पावर जो है वो सेंटर के पास नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। अभी आपने देखा मुंबई में क्या हो रहा है, मुकेश अंबानी के घर के बाहर क्या रखा गया, एक एसयूवी रखी गई जिसके अंदर बॉम्ब थे, ठीक है। अब वो ये कहा जा रहा है कि वो किसने रखा, स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ऑफिसर, यानी महाराष्ट्र पुलिस के, बॉम्बे पुलिस के पुलिस ऑफिसर था एक, उसके ड्राइवर ने, अब ड्राइवर ने यानी कि उसी ने रखा, ठीक है। बॉम्बे पुलिस के पुलिस ऑफिसर ने वो एसयूवी वहाँ पे पार्क की, तो आपको पता ही है कि क्यों पार्क की होगी, यानी कि महाराष्ट्र। आप ये कह सकते हो, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि बॉम्बे पुलिस अंबानी को मारना चाहती है, यही कंक्लूजन निकाला जा सकता है ना। बॉम्बे पुलिस ही और अंबानी को मारना चाहती थी। अब हम पूरी पुलिस के ऊपर उंगली इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उसी पुलिस ऑफिसर ने उसी की एसयूवी, मतलब किसी से चुराई हुई एसयूवी किसी से चुराई थी, चोरी की, किसी से एसयूवी चुरा के अंबानी के घर में पार्क की गई। अब हुआ क्या कि वो एसयूवी मिल गई, एसयूवी पकड़ी गई, वहां पे पार्क हुई हुई, ग्लास पोस्ट हुआ नहीं, वो पकड़ी गई। अब जो उसका ओनर ट्रेस हुआ, उसकी डेड बॉडी किसी गटर में मिली। वो फिर बाद में पता चला कि ये गटर में खुद नहीं जंप किया, इसलिए इसको किसने फेंका है। अब वो भी महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर फिंगर आ रही है कि इसी ने फेंकवाया, यानी कि पार्क भी उन्होंने, पुलिस वालों ने की, और जिसकी गाड़ी थी उसको भी मार दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि एक एफआईआर दर्ज थी, जिसकी एसयूवी थी ना, जो ओनर था, जो मार गया, जिसकी अब डेथ हुई, उसने पुलिस को एक एफआईआर कराई थी कि मेरी जान को खतरा है, उसके मरने से 2-4 दिन पहले। अब उसकी जान को किससे खतरा है, उसे ये भी बोला कि पुलिस से ही खतरा है, मतलब जिसकी एसयूवी थी वो एसयूवी चोरी हुई। अब उसने पुलिस को ये कंप्लेंट लिखाई कि मेरे को पुलिस से ही खतरा है। अब वो 2 दिन के बाद मर भी जाता है, और जिसने पार्क की ये भी पता चल गया कि वो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था बॉम्बे पुलिस का। अब जब वो उसने गाड़ी जब पार्क कर दी अंबानी को मारने के लिए, उससे साफ पता चलता है कि मारा किसने, वो भी पुलिस ने ही मारा उस बंदे को जिसकी एसयूवी थी। अब इससे ये पता चलता है कि हमारा जो बॉम्बे पुलिस है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईए को पीछे लगा दिया, किसके, बॉम्बे पुलिस के। अब एनआईए ने बॉम्बे पुलिस ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी एजेंसीज हैं, एनआईए, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके पास स्टेट पुलिस नहीं होती सेंटर के पास। यानी कि मोदी के पास एनआईए है, सीबीआई है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसके पास स्टेट पुलिस नहीं है। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि स्टेट पुलिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो स्टेट पुलिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है एनआईए, यानी पुलिस ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
एनआईए में जो लोग जॉब करते हैं वो सारे पुलिस के ही होते हैं। अगर आप आईपीएस बनोगे या केपीएस बनोगे तो केपीएस वाले भी जाते हैं, जाते हैं, तो उनकी ट्रांसफर एनआईए में भी हो सकती है, एसडीएसपी एसपी, ठीक है। तो जाना किसी ने एनआईए में, एनआईए में कौन जाता है? आप तो सीबीआई में जाना चाहते है ना। तो इसलिए अपना अपना वो एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कोई अपना अपना इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए पुलिस की क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे तेज, ठीक है। ये चल रहा है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। The fundamental rights are called as fundamental rights. The fundamental rights are called as fundamental rights because they are guaranteed and protected by the Constitution. Which is the fundamental law of land? Which is the fundamental law of land? अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको फंडामेंटल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ है लैंड, LAND। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का फंडामेंटल लॉ है, उसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटल लॉ है और उसी ने हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पैरा। Originally, the Constitution provided for 7 fundamental rights. 7 fundamental rights. Number 1, right to equality. Article 14 to 18. ठीक है। Number 1, right to equality. Article 1414 to 18. Number 2, right to freedom. Right to freedom. Article 19 से 22 तक. Article 1919 to Article 22. Number 3, right against exploitation. Right against exploitation. ब्रैकेट में लिखो Article 23 and 24. Article 23 and 24. Next, right to freedom of religion. Article 25 to 28. Next, cultural and educational rights. Article 29 and 30. Cultural and educational rights. Article 29 and 30. Next, right to property, जो डिलीट हो चुका है। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31, ये वाला राइट डिलीट हो चुका है, लेकिन क्योंकि हम लिख रहे हैं कि ओरिजिनली कौन कौन से थे, तो ये ओरिजिनल की लिस्ट है। ये वाला डिलीट क्यों हो चुका है, ये मैं कल बताऊंगा आज। एंड एक और लिखो नीचे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, REMEDIES, आर्टिकल 32। However, नीचे लिखो however, the right to property, the right to property was deleted from the list of
fundamental rights by the 44th Amendment, 44th Amendment 1978, 44th Amendment Act कर लो, Act 1978. It is now made a legal right. It is now made a legal right under Article 300A, 300A, under Article 300A, A capital, in Part 12, Roman numeral 12 of the Constitution. Hence, at present there are 6 fundamental rights. Hence, at present there are 6 fundamental rights. ठीक है, ये था इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल राइट्स. कल हम करेंगे फीचर्स और ये भी देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट क्यों किया गया. ठीक है.